गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। Today's topic is cell organelles means part of the cell। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सेल की दुनिया को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इस सेल की दुनिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इस सेल की दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे। एक सेल के अंदर क्या होता है उसको जानेंगे और उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमको पता ही है इस सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस तरह सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इनको हेल्प करते हैं। तो आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। एक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, राइबोसोम एंड द लास्ट वन वैक्यूल। इस वीडियो में हम लोग फोर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर की चीज़ों को जानने से पहले हम उसके आउटर लेयर, उसका बाहरी आकार कैसा होता है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, मीन्स दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, एक बलून का सहारा लेंगे। जैसे कि हम सब बचपन में बलून से तो खेलते ही थे, तो एक बलून को हम एक एग्जाम्पल की तरह लेंगे और इस बलून को हम पानी से भर देंगे। तो हम देख सकते हैं जिस तरह एक फूले हुए बलून का जो आउटर लेयर है वो थिन है, इलास्टिक है एंड फ्लेक्सिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बलून को हम कंपैरिजन कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन भी एक फूले हुए बलून की तरह उसका जो बाहरी लेयर होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बलून को हम सेल मेम्ब्रेन को के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अवर सेकेंड पॉइंट इज लिविंग। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आउटर मोस्ट कवर। जिस तरह हम एक बलून को देख रहे हैं, फिर एक फूले हुए बलून को, वो उसका जो बाहरी लेयर है वो आउटर मोस्ट कवर है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेल का आउटर मोस्ट कवर होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। जिस तरह एक पानी से भरा हुआ बलून के अंदर का जो कंटेंट है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर हम उसके ऊपर से पानी डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो उस बलून के अंदर के जो कंटेंट है, मीन्स जो वाटर है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को या कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, होल्ड करके रखता है। अब ये कह सकते हैं इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, तो इसका मतलब वो एक सेल को एक डेफिनेट शेप दे रहा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत रिजिड होता है या टफ होता है। जैसे कि हम इस बैलून से समझ सकते हैं कि जिस तरह ये बैलून को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्रेशर देंगे तो वो उस तरफ से दब जाएगा, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन को भी अगर हम एक पर्टिकुलर जगह से थोड़ा प्रेशर देंगे तो वहाँ से दब जाएगा। तो इट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप तो दे रहा है लेकिन बहुत रिजिड नहीं है, टफ नहीं है, एक इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक डेफिनेट शेप देता है। Now the next point is it facilitates movement of a material because it is a selectively permeable। यहाँ पर एक वर्ड का यूज हो रहा है selectively permeable। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक सेल है और उसके आउटर लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। इट मीन्स कोई भी एसिड या अल्कलाई सेल के अंदर को जाने से अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी अनचाही चीज़ सेल के अंदर जाएगी तो सेल को डैमेज कर देगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी अनचाही चीज़ सेल के अंदर ना जाने दे। तो क्या हुआ, ये सिलेक्टिवली परमेबल हुआ और सेल के बाहर जो चीज़ जानी चाहिए उसको परमिट करेगा, उसको जाने देगा। इट मीन्स ये सिलेक्टिवली परमेबल है। जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो सेल के अंदर आने नहीं देगा और जो ज़रूरी चीज़ें सेल के अंदर से बाहर जानी चाहिए उनको वो परमिट करेगा। तो ये बात अपने आप में सही है कि इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमेबल, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है सेल मेम्ब्रेन का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी enables the cell to engulf। जैसे कि हमको पता ही है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। इसी के वजह से सपोज एक सेल है, उसके पास एक फूड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, वो सेल धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल के पास जाएगा, अपना शेप चेंज करेगा और उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। क्योंकि हमको तो पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो वो उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, उसके पास जाएगा और उसको अपने अंदर ले लेगा। तो जो ये लास्ट पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी अनेबल्स द सेल टू इनगल्फ, उसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये सब कुछ दिस is all about the characteristic of the cell membrane। सेल वॉल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं, ये है एक प्लांट सेल। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो प्लांट होता है या ट्री होता है वो एक जगह फिक्स होता है सॉइल में, तो जिसकी वजह से प्लांट बॉडी को हार्श कंडीशंस झेलना पड़ता है एनवायरनमेंट के। उसको विंटर सीजन भी सहना पड़ता है, उसको तेज गर्मी भी सहनी पड़ती है, तेज हवा, विंड, इन सबको उसको झेलना होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसके जो सेल हैं उनको ज़्यादा रिजिडिटी मिलना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, जो तभी पॉसिबल है जब प्लांट के सेल के आउटर लेयर में सेल वॉल प्रेजेंट हो। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन काफ़ी है, क्योंकि हमको तो पता ही है एनिमल या ह्यूमंस एनवायरनमेंट के हार्श कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स
फिक्स नहीं होते एक जगह, वो मूव कर सकते हैं। तो विंड हो गया या सनलाइट के हार्श यूवी रेज हो गई, तो उससे बचाने के लिए एनिमल्स अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए उनकी जो सेल मेम्ब्रेन काफ़ी है उनके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि प्लांट में सेल वॉल भी चाहिए और सेल मेम्ब्रेन भी चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो जो हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, तो उसका जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। नाउ जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। जैसे कि हमको पता ही है कि हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, लेकिन जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्रीली परमेबल। जो सेल वॉल होता है वो फ्रीली परमेबल होता है। जो बाहर की जो मटेरियल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेल वॉल में एंटर कर सकते हैं और सेल वॉल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर नहीं जा सकते। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन सेल को एक शेप देता है, सेल वॉल भी सेल को एक डेफिनिट शेप देता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है इन प्लांट सेल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। सिमिलरली जिस तरह सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है कंटेंट ऑफ द सेल, उसी तरह सेल वॉल भी सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसे कि हमको पता ही है कि जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है और वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है, जो हम लोग ग्रीनिश पार्ट देख रहे हैं इस डायग्राम में, वो सेलुलोज से बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, उसी के ठीक उल्टा जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा टफ होता है और रिजिड होता है, जिससे कि सेल को एक स्ट्रेंथ मिले। तो हम ये पॉइंट को सही कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स रिजिडिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल वॉल जो होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा टफ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर है सेल वॉल की वजह से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है एंड थोड़ा सा टफ होता है। तो हम जितने भी साइड पॉइंट्स हैं, दिस ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल।